ओके, ठीक है जी। ओके, सो हम करना चाह रहे हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, जिसका मेन मकसद है कि 2-3 मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो पहले 1-2 सेक्शन हैं उसमें हम वो उसकी मोटिवेशन ही पढ़ेंगे कि क्या है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पास अगर हाई डायमेंशंस में कोई डाटा है तो हम किसी तरह उसको कम डायमेंशंस में ला सकें। और कम डायमेंशंस में क्यों लाएं, उसके मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि हम डाटा को कंप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास स्पेस कम है, हम डाटा को कंप्रेस करना चाह रहे हैं। एक रीज़न ये हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा डायमेंशंस में था कि उसको ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, तो उसको हम कम डायमेंशंस में ले आए तो उसको ट्रेनिंग में कम टाइम लगेगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे मतलब मशीन लर्निंग के कुछ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद टॉपिक्स उन्हीं में से एक है, क्योंकि बिकॉज जिस तरह से हम लाते हैं वो इंटरेस्टिंग चीज़ है, उस पर हम आते हैं भी, ठीक है। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हम डायमेंशंस को रिड्यूस करें बट हम इंफॉर्मेशन कम से कम लूज़ करें, ठीक है। तो दैट्स द थिंग दैट वी वांट टू डू। सो पहली चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डाटा सेट था और उसमें बहुत सारे फीचर्स थे और उनमें से 2 फीचर्स जो थे ना वो बाय चांस ऐसे हो गए कि एक फीचर हो गया कि आपने लेंथ ले ली इन सेंटीमीटर्स और एक और फीचर हो गया कि आपने लेंथ ले ली इंचेस में, ठीक है। तो अब ये तो बेसिकली एक ही फीचर था लेंथ का, ठीक है, लेकिन आपको बाहर से नहीं पता कि इसके अंदर ये 2 फीचर्स हैं, तो हम किसी तरह रिड्यूस करना चाह रहे हैं उनको, ठीक है। तो बेहतर होगा कि इनके बजाय एक ही फीचर हम ले लें, ठीक है, किसी तरह, ठीक है। तो हम करते कुछ इस तरह से हैं कि वी पुट अ लाइन थ्रू इट और हम इन पॉइंट्स को उस लाइन पे मैप कर देते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, ठीक है। अभी हमने ये 2 फीचर्स के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे का पूरा जो लेक्चर है ना वो यही काम ही कर रहा है, ठीक है, कि हम इस केस में एक लाइन है, मगर ये 3D होती तो आप एक प्लेन कर लेते, या बहुत ज़्यादा डायमेंशन होती तो हम उसकी सरफेस को इमेजिन ना कर सकते कि वो लाइन है या प्लेन है या क्या है, बट हम हायर डायमेंशन से लोअर डायमेंशन पे मैप करने का काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपके ज़हन में ये आ सकता है कि यार ऐसा कौन करेगा कि कोई सेंटीमीटर में भी ले ले और इंचेस में भी ले ले। तो प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि बाज़ का जब आप कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे हो तो आपकी टीम में मल्टीपल लोगों को कहा होता है कि जी आप मुझे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करके दें, ठीक है। तो डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट फीचर एक्सट्रैक्ट करके दिए, तो उसमें इट्स वेरी मच पॉसिबल कि दोनों ने सेम फीचर एक्सट्रैक्ट कर दिया विद डिफरेंट नेम्स, ठीक है। तो वो एक्चुअली एक ने आपको इंचेस में लेंथ दे दी, एक ने आपको सेंटीमीटर में दे दी और आपने उस पर अपना मशीन लर्निंग सिस्टम ट्रेन करना शुरू कर दी, ठीक है। तो अच्छा, और ये जो वेरिएशंस आ रही हैं, क्योंकि अगर सेंटीमीटर टू इंच अगर मैं मैप करूं तो वो तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए ना, तो ये तो साइड पे आ रहे हैं थोड़े थोड़े, वो इस वजह से आ सकती हैं कि आपने अप टू नियरेस्ट इंच या अप टू नियरेस्ट सेंटीमीटर अगर मैप किया हुआ है तो हर चीज़ थोड़ी बहुत हिल जाएगी। यानी पॉइंट्स में आप नहीं सेव करना चाह रहे कि यार 3.5 सेंटीमीटर आपने उसके बजाय 3 सेंटीमीटर रख दिया या 4 सेंटीमीटर रख दिया, तो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा नीचे चला। तो एक तो ये चीज़ है कि इस किस्म के केसेस जब आपके पास वो एक्स्ट्रा फीचर्स आ गए हों, आप उनको बीच में से एलिमिनेट करना चाह रहे हैं जो एक्चुअली सेम फीचर को ही रिप्रेजेंट करें। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका एक हेलीकॉप्टर का पायलट है, ठीक है, तो उसमें पायलट की स्किल और पायलट की एंजॉयमेंट, ठीक है, ये 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। कि एक ये कि वो कितना अच्छा उड़ा सकता है, मैं रिमोट से उड़ाने वाले की बात, एक ये है कि वो एंजॉय कितना कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो एंजॉय अच्छा कर रहा है तो वो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से अच्छा कोरिलेट करती हैं कि जो आप कोई भी काम एंजॉय कर रहे हो वो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आप लेट से कि एक तीसरा खुद से बनाना चाह रहे हैं फीचर एप्टीट्यूड का, कि जो स्किल और एंजॉयमेंट का दोनों को काउंटर कर रहा हो, ठीक है, दोनों को टेक केयर करता हो अपना, ठीक है। और ये इन अ सेंस लाइफ में हर जगह ही ट्रू है। जो क्रिकेटर जो है वो उसको एंजॉय कर रहा है और एफर्ट भी मार रहा है वो ज़्यादा अच्छा होगा, जो
मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट, उसको एंजॉय भी कर रहा है और उसमें मेहनत भी कर रहा है, वो उसका एप्टीट्यूड अच्छा है और वो आगे जाएगा। और प्रैक्टिकली अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं, यानी कि अगर मैं हायरिंग के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो मैंने जब किसी बंदे को हायर करना होता है तो हम उसमें अच्छा एप्टीट्यूड चाह रहे होते हैं, ठीक है। हम चाह रहे होते हैं कि वो बंदा जो काम कर रहा है वो उसमें अच्छा भी हो और वो उसको एंजॉय भी करता हो, ठीक है। तो अगर ये दोनों काम करता होगा ना तो वो काफ़ी आगे चला जाएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो एंजॉय नहीं कर रहा तो वो जहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वो बंदा बोर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग इंजीनियरिंग को एंजॉय नहीं कर, मजाक कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में आप में भी बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारे नहीं कर रहे, जिस तरह सरफराज बहुत एंजॉय कर रहा होगा और बाकियों का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूँ, ठीक। ओके, सो लेट्स से कि हम इस किस्म का एक कई दफ़ा इन दो एग्जाम्पल का मकसद ये है कि आप एक फैक्टर बनाना चाहते हैं खुद से कोई, कि आप दोनों का जो दोनों को काउंटर कर ले इन वन थिंग, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप पीसी अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों को आप प्रोजेक्ट कर लें ओवर दिस लाइन, ठीक है। सो हम करना क्या चाहेंगे कि बेसिकली हमारे पास अगर दो फीचर्स हैं, जस्ट लाइक एनी अदर एग्जाम्पल, हम कर ये रहे हैं कि विजुअलाइज करने के लिए 2 या 3 डायमेंशन देख रहे हैं, लेकिन जब असल में होगा तो वो हो सकता है हज़ारों डायमेंशन की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम होगा तो हमें समझ आया होगा कि करना क्या है। तो अगर इफ़ इट मेक सेंस तो हम ज़्यादा पे भी अप्लाई कर दें, ठीक है। तो हम करना ये चाह रहे हैं कि वी पुट अ लाइन, ठीक है, कि यहाँ से एक लाइन गुजार दें, ठीक है, और उस लाइन के ऊपर इनको प्रोजेक्ट करें, ठीक है। इनको प्रोजेक्ट करेंगे तो एक नई लाइन आ गई जिसके ऊपर ये वाला पॉइंट भी प्रोजेक्ट हो गया, ये वाला पॉइंट भी प्रोजेक्ट हो गया एंड ये वाला पॉइंट भी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हमने जब उस लाइन पे प्रोजेक्ट कर दिया उसको, तो अब हमारे पास पहले ये 2 फीचर होते थे, अब हमने एक नया फीचर z बना दिया, ठीक है। यानी ये x1 और x2 थे सेंटीमीटर और इंचेस, हमने उसके बजाय क्या कह दिया कि z1 एक हमारा फीचर है। तो बजाय 2 डायमेंशंस या 2 फीचर्स होने के हम एक फीचर पे आ गए, ठीक है। तो काइंड ऑफ ये हुआ कि हमारे पास जो x1 था वो जो पहला ये वाला 1 नहीं है, ये नीचे वाला 1 नहीं है, ऊपर वाला 1 है। इसका मतलब है कि ये पूरा एक ट्रेनिंग सेट की एग्जांपल है जिसमें x1 भी आ रहा है और x2 भी आ रहा है। तो वो 2 डायमेंशंस में था, ठीक है, R2 में था, रियल इन 2 डायमेंशन इसका मतलब है। अब जब हमने नया किया तो ये दिस इज जस्ट रियल नंबर, ठीक है, जो आपको जिसके ऊपर मैप किया उसकी लेंथ हमारे पास एक रियल नंबर आ रहा है कि ये किस लेंथ पे मैप हो रहा है, ये किस लेंथ पे मैप हो रहा है, ये किस लेंथ पे मैप, ठीक है। तो हम 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में आ गए, ठीक है। सेम गोज फॉर ऑल एग्जांपल्स, जितनी भी आपकी एग्जांपल्स थी वो सारी 2 डायमेंशन की थी, आप उनको 1 डायमेंशन में ले गए, ठीक है। रियलिस्टिकली हम हो सकता है कि ये क्या कर रहे हो, हम 10,000 डायमेंशन से 1000 डायमेंशन पे आना चाह रहे हो, ठीक है, या 100 डायमेंशन में आना चाह रहे हो, ठीक है। वो हम बाद में जाकर डिस्कस करेंगे कि 1000 पे हैं या 100 पे हैं, कितने पे आना चाहिए, कितने पे आना सेफ है, या तो वो हम थोड़ा सा आगे जाके देखें। लेकिन ये उसी चीज़ को आपको 2 डायमेंशन में हम दिखाना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक 3D में x1 x2 x3 प्लेन में आपके पास कोई ऐसी चीज़ थी और ये क्लस्टर थे अराउंड सम प्लेन। तो अगर मैं इसको 2D में लाना चाह रहा हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि इन सब को किसी एक प्लेन पे मैप कर दूँ, इन सब को एक प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूँ जहाँ पर इनका मिनिमम डिस्टेंस आता हो, ठीक है। ऐसा प्लेन जहाँ पर जो प्रोजेक्शन है वो सबसे छोटी बनती हो। और उससे क्या होगा, अब ये जो मेरे पास प्लेन आ रहा है, ठीक है, मेरा ख्याल है इधर आ जाए, ठीक है। सो लेट्स से कि ये हमारा 3D थी और इसके अंदर जो मेरे पास पॉइंट आते थे ना वो क्लोज टू अ प्लेन आते थे, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये क्योंकि क्लोज टू अ प्लेन आ रही है, मैं इसको इस वाले प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट कर दूं, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको इस वाले प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा तो अब मैं चाह क्या रहा हूं, मैं चाह ये रहा हूं कि हर पॉइंट जो है ना वो इस प्लेन के ऊपर कहीं ना कहीं पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेट्स से कि ये इस प्लेन का सेंटर है, ठीक है। तो एक इसका एक्सिस इस तरफ है प्लेन का और एक एक्सिस इस तरफ है, ठीक है।
तो हर पॉइंट जो प्रोजेक्ट हुआ है इसके ऊपर, यानी ये पॉइंट था, मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, इस जगह पे आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा और फिर कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, तो मैं कहूँगा कि यार इतना इस तरफ चले जाओ, इतना इस तरफ चले जाओ, तो ये मेरे पास वेक्टर एक बन जाता है ना। तो बजाय इसके कि मैं ये वाला पॉइंट जो ओरिजिनली x, y और z से आ रहा था, ठीक है, या x1, x2, x3 से आ रहा था, अब मेरे ये जो नए वेक्टर बन गए हैं इनके हिसाब से किस जगह पर लाई करता है, तो हम ये निकालना चाह रहे हैं। ये पॉइंट समझ आया सारों को कि मेरे पास एक डाटा था जो कि काइंड ऑफ 3D में था, तो x1, x2, x3 की डिफरेंट वैल्यूज थी। तो अगर मैं 3D में एक पॉइंट लेता, ठीक है, अब मैं सारे पॉइंट्स को निकाल देता हूँ, मैं कहता हूँ ये एक पॉइंट था, ठीक है। तो हम इस पॉइंट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, हम इस पॉइंट को कहते हैं कि यार इतने x पे चले जाओ, इतने y पे चले जाओ, इतने z पे चलो, लेट्स से यहाँ पे मैं पॉइंट ड्रॉ कर दूं, ठीक है। तो ये आपके पास इन सब का सम होता है ना कि हाइट इतनी ले लो, ये ठीक। अब मैं करना ये चाह रहा हूँ कि मैं इसमें रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहा, मैंने एक नए प्लेन के ऊपर इसको डाल दिया, ठीक है, और इस प्लेन का सेंटर लेट से कुछ, चलो यहाँ पर था, लेट से मैं कहता हूँ थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके यूनिट वेक्टर ये बन गए, ठीक है। इस प्लेन पे कोई पॉइंट जो आता है वो मैंने अगर रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, इमेजिन कि मैं इसी को सीधा कर दूं और ये XY प्लेन बना दूं, ठीक है, या मैं इसको ऊपर से जाकर देखना शुरू कर दूं, ठीक है। तो मैं ऊपर से जाकर देखना शुरू कर दूं तो मुझे इस तरह XY प्लेन नजर आना शुरू कर दे, तो ये एक X है और एक Y है, ठीक है। ये वाला लेट से X1 है, इसको बल्कि मैं कहता हूँ Z1 है और ये Z2। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये पॉइंट कितना Z1 और कितना Z2 पे बनता है, राइट। तो ये वाली प्रोजेक्शंस हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन और इसकी वापस इसको लेके जाना हो अगर x1, x2 में, तो ये हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये स्लाइड ये शो कर रही है कि ये हमारा एक क्लस्टर डाटा था जिसको हमने एक प्लेन में प्रोजेक्ट किया और उसको हमने फिर जब प्लेन में आ गया तो अब हमारे पास Z1, Z2 नए फीचर्स बन गए, ठीक है। तो ये जो नए फीचर्स बनेंगे वो ये वाले बन जाएंगे, ये मेरे पास आ गया कि कितना Z1 है, कितना Z2 आ रहा है इसके लिए, तो ये मेरे पास नए फीचर्स बन गए। ओरिजिनल फीचर्स जो थे ये x1, x2 और x3 थे, ठीक है। तो ये ओवरऑल काम जो हम करना चाह रहे हैं उसको समझने की चीज़ है, ठीक है। तो ये उसी का था। इसको शो करने के लिए प्रॉब्लम है उनकी जो वीडियोस में भी उसने एक चीज़ दिखाई हुई थी। अगर मेरे पास मैटलैब में मेरे पास इस तरह का डाटा होता तो मैं आपको एक्चुअल में दिखाया था, मगर अभी आपको हम एंड्रयू इंग की वीडियोस ही दिखाते हैं, ठीक है, ओके। सो बेसिकली ये जो है ना, ये जो हम उसमें देखना चाह रहे थे ये वो वाला डाटा है, राइट, 3D में, विच इज़ काइंड ऑफ प्लेन पे तो नहीं है, ऊपर नीचे है, बट वी वांट टू मैप इट टू अ प्लेन, लेकिन एक प्लेन के क्लोज ही लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। ये जो दूसरी फिगर है इस पर हमने उसको मैप कर दिया एक प्लेन में, तो अगर हम इसको साइड से देखें तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, राइट। तो वो इसलिए आ रहा है कि हम प्लेन को साइड से जब देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा होगा। अगर मैं हर पॉइंट की उस प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन निकाल लूँ, ठीक है, तो मेरे पास कुछ इस किस्म की चीज़ आ जाएगी, ठीक है, कि मैं कह दूंगा कि ये Z1 है और ये Z2 है और इस पे सारे पॉइंट्स किस किस जगह पे मैप, ठीक है। तो ये अगर हमने पूरा काम कर लिया तो हमने बेसिकली 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशंस में आ गए, और 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशंस में अगर आ गए हैं तो लेट्स से कि मैंने ये वाला डाटा सेव करना था अपने पास कि ये क्या है, तो मेरे पास सीधा 1/3 स्टोरेज स्पेस सेव होगी। एंड व्हाट अबाउट कि मैं ये सेम काम कर पाता इन 10,000 से 1000 डायमेंशंस में आ जाता, तो इसका मतलब था कि 1/10 स्पेस के ऊपर हमने सब कुछ स्टोर कर लिया। तो पहली चीज़ ये है कि ये कहाँ पर यूज़ होती है, कंप्रेशन करने में, डाटा को छोटा करने में, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप डाटा विजुअलाइजेशन में भी यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो डाटा विजुअलाइजेशन में हम ये कैसे यूज़ कर सकते हैं, डाटा को विजुअलाइज करने के लिए आपने पूरे कोर्स में देखा है हम क्या करते हैं, या 2D में जाते हैं या 3D में चले जाते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा जब जाते हैं तो हम किसी तरह उसको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम 4D में शायद ये कर सकते हैं कि एक एक्सेस टाइम बना लें और एनिमेशन बना के दिखा दें, लेकिन वो ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा सा और उसमें काम चाहिए होता है तो फिर बंदा
उसके बजाय 2D में 3D में दिखा रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपके पास डाटा है डिफरेंट मुल्कों का, ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, कनाडा, चाइना एंड सो ऑन, बहुत सारे मुल्कों का डाटा है, और हर मुल्क का आपके पास जीडीपी भी है, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, कि उस कंपनी की ओवरऑल जो प्रोडक्शन कितनी वो करता है पर एनम, ठीक है। फिर आपने कहा कि पर कैपिटा जीडीपी के हर बंदे के हिस्से में कितना प्रोडक्शन ऑन एवरेज आती है। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पॉवर्टी इंडेक्स है, और इस किस्म के आप बहुत सारे फीचर्स निकाल सकते हैं किसी भी मुल्क के लिए। लेट्स से कि आपके पास 40-50 इस किस्म के फीचर्स हैं और आप उनको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप 40-50 डायमेंशन को तो आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपके लेट्स से कि आपके इस किस्म के कोई 50 फीचर्स हैं, X1, X2, X3 अप टू X50, तो अब हम उनको विजुअलाइज क्या करें। तो वहाँ पर भी आप ये कर सकते हैं कि आप डायमेंशनैलिटी रिडक्शन करें और उसको कम डायमेंशंस में लें, 2 या 3 में, और 2 या 3 में लाकर उसको उनको प्लॉट करके देख लें, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हमने किसी तरह 2 डायमेंशन में हम ले और हमारे पास ये नंबर्स आ गए, ठीक है, कि भाई कनाडा के लिए एक नंबर ही आया और दूसरा नंबर ही आया, चाइना के लिए ये एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम उनसे कोई सेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं कि यार वो ऐसे 2 डायमेंशन जो कि सब कुछ कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि हर एक को कितना कितना वेट मिला है, उसके हिसाब से हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि ये डायमेंशन क्या बता रही है, ठीक है। ये एक अलग काम होगा कि ये डायमेंशन क्या बता रही हैं जब आप उसको मैप करेंगे, ठीक है। अभी अज्यूमिंग के लेट्स से कि मुझे ये जो बता रही हैं, लेट्स से कि ये वाली डायमेंशन जो बता रही थी वो मोर और लेस प्रोडक्शन कैपेसिटी कंपनी की बता रही थी, कंट्री की बता रही थी। एक कंट्री है वो ओवरऑल उसकी ऑब्वियसली पॉपुलेशन बड़ी होगी तो जीडीपी भी बड़ा होगा, और ओवरऑल जीडीपी कितना जा रहा है उसका। और लेट्स से कि ये वाली डायरेक्शन जो है ये बता रही है कि इंडिविजुअल कितना अच्छा जा रहा है उसके अंदर, हर बंदा जो है वो कितना, तो पर पर्सन जो जीडीपी बनता है, पर कैपिटा जीडीपी जिसे कहते हैं, कि एक बंदे की कितनी प्रोडक्शन है, कितनी इनकम है, ठीक है। इस किस्म की चीज़ें आपके पास लेट्स से इस वाले एक्सेस में कवर हुई हैं। तो हो सकता है कि आपका जो बढ़ेगा, जिस तरह अमेरिका है वो हो सकता है आ जाए उन मुल्कों में जिनकी जीडीपी भी बड़ा है और फिर पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है। फिर हो सकता है कि आपके पास जो सिंगापुर है वो हो सकता है ऐसा आ जाए कि वो क्योंकि छोटा मुल्क है तो उसका ओवरऑल जीडीपी कम है मगर पर कैपिटा इनकम स्टिल ठीक सी है। फिर आपके पास ऐसे मुल्क भी आ सकते हैं जिनका ओवरऑल इकोनॉमी का साइज़ भी कम है, लेकिन और साथ साथ लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी कम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, बाकी चीज़ें जो है ना जो इस तरफ इंडिविजुअल से रिलेटेड आ रहे थे फैक्टर वो भी कम आ रहे हैं। तो यहाँ पर यानी लाइफ इज़ अ बिट टफ, ठीक है। और ये वाले जो हैं ये वो मुल्क हैं कि जिनका जीडीपी तो बड़ा है मगर पर पर्सन आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। तो हो सकता है कि बड़ा मुल्क हो लेकिन जीडीपी पॉपुलेशन की वजह से बड़ा हो लेकिन पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा। हाँ तुमने सारे मैयर किए हुए हैं ना। ये सरफराज है उसने नज़र हर जगह पे रखी हुई है सिवाय पढ़ाई के। हाँ ये आ रहा था कि लगूंगा। ओके सो ये तो हमारी काइंड ऑफ मोटिवेशन हो गई। 2 तरह की मोटिवेशन हमने देख ली, एक ये कि हम कंप्रेस करना चाहते हैं, एक ये कि हम विजुअलाइज करना चाहते हैं। विजुअलाइज करने के लिए हम 2 से 3 डायमेंशन में आना चाहेंगे, कंप्रेस करने के लिए जितनी डायमेंशंस भी कम करके हमें थोड़ा हमारा काम जितने में हो जाए काम करने में हम उतने में आ जाएंगे, ठीक है। ओके सो अब हम आ जाते हैं इसको थोड़ा सा कि इसकी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन पे कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कैसे काम करेगा। तो ये हमारा काइंड ऑफ लेट्स से अगेन 2D में आ जाते हैं कि 2 फीचर्स हैं और हम उनको एक फीचर में लेकर जाना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा था कि एक फीचर में लाएंगे तो वी वांट टू हैव अ लाइन, उस लाइन के ऊपर इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। और वो ऐसी लाइन, कौन सी लाइन बेहतर होगी इसके लिए? जो यहां से यूं लगा दूं, यहां से यूं लगा दूं, ठीक है राइट। तो अगर इस किस्म का कोई केस है, ठीक है, गलत साइड से उठा लिया
ठीक है। सो हमने कुछ इस किस्म का ये केस बनाया हुआ ना, ठीक है। सो वी वांट अ लाइन जो कि इस तरह की हो, कुछ इस तरह की, यानी कि जो जिसका डिस्टेंस इससे कम हो, ठीक है। सो व्हाट वी वांट इज के हम इनको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, चलो उस पर नहीं आता, मैं इधर ही आ जाता हूँ। हम ये करना चाहते हैं कि हम इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं ऑन दिस लाइन, और ऐसी लाइन ढूंढना चाहते हैं, ये लेट्स से इसी के ऊपर आ गया तो इसकी प्रोजेक्शन 0 होगी, जिनमें ये प्रोजेक्शंस जो हैं ये मिनिमम हो। ये प्रोजेक्शन कहते हैं ना साए को, किसी चीज़ को प्रोजेक्ट करना किसी के ऊपर, तो लेट्स से कि मैं 90 डिग्री पे इधर से लाइट फेंकूं तो जिस पॉइंट पे ये जाएगी, ठीक है, उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं, ठीक। सो और ये वाली जो लेंथ है ना, ये जो ब्लू लाइंस की, ये हम चाह रहे हैं कि ये कम से कम हो, तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी प्रोजेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि नहीं ये मेरी ये लाइन नहीं है, मैं एक इसके अगेंस्ट ये वाली लाइन ले लेता हूँ कि इस पर प्रोजेक्ट करना चाह रहा होता, तो इस पर प्रोजेक्ट करता तो इसके 90 डिग्री लाइन लगाता तो ये आ जाता, ये प्रोजेक्ट हो जाता, ये इतनी लंबी लाइन पे प्रोजेक्ट होता, ये इधर से हो जाता, ये इधर से इस पे होता, तो इसमें इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होनी थी। तो इट्स नॉट अ गुड प्रोजेक्शन, यानी इट्स नॉट अ गुड वेक्टर टू अप्रॉक्सीमेट दीज पॉइंट्स, ठीक है, कि जिसके ऊपर प्रोजेक्ट किया जाए इन पॉइंट को, जिसके ऊपर प्रोजेक्ट करना है वो ये वाला बेहतर लग रहा है, ठीक है। और इधर इसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ये बेशक इस डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, इससे में फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए ये है कि भाई जो इस लाइन के ऊपर हम प्रोजेक्ट करें वो मिनिमल काइंड ऑफ चीज़ बने, ठीक है। तो यही चीज़ इधर स्लाइड पे बताई हुई है जो कि हमने देख लिया, ठीक है। सो हम क्या चाहते हैं कि ये जो हम वेक्टर निकालना चाहते हैं ना, इसको हम कहेंगे डायरेक्शन वेक्टर u, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला है इसको हम कहेंगे u वेक्टर्स, ठीक है। इस केस में एक डायमेंशन है तो हम इसको u1 कह देंगे, अगर 2 डायमेंशन होगी तो u1 u2 कह देंगे, ठीक है। तो ये हमारा u वेक्टर है जिस पे हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम एक डायरेक्शन वेक्टर u निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ऑन टू विच टू प्रोजेक्ट डाटा, सो दैट जो आपका प्रोजेक्शन एरर है वो मिनिमाइज हो जाए। तो प्रोजेक्शन एरर ये वाली लाइनें थी, अगर ये वाला लिया तो ये वाली लाइन थी, अगर ये वाला लिया तो ये वाली लाइन थी। तो ये हमारा काइंड ऑफ प्रॉब्लम है जो कि हम सॉल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप, ये तो था ना 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में जाने के लिए, ठीक है। अगर आप n डायमेंशन से k डायमेंशन में जाना चाहें तो फिर क्या होगा कि आप k वेक्टर्स निकालेंगे। जिस तरह इधर 2 डायमेंशन में जा रहे थे तो ऐसे 2 वेक्टर आए थे, ठीक है। तो अगर मैं ऐसी k डायमेंशंस रखना चाह रहा हूँ, n इज जो बड़ा जो फीचर्स का साइज था, लेट्स से 10,000, उससे मैं 1000 पे जाना चाह रहा था, तो मेरे पास जो 1000 डायमेंशन में सो इसका मतलब है u जो होगा वो 1000 डायमेंशनल होगा। जिस तरह हम 3 से 2 पे आना चाह रहे थे तो 2 डायमेंशनल था, तो इसी तरह अगर मैं 10,000 से 1000 में आना चाहूँगा तो वो 1000 डायमेंशंस में वेक्टर होंगे, ठीक। एंड पे आपको ये कभी आपने वेक्टर पढ़े ही होंगे ना कि आप 3D में जब आप बना रहे होते हैं तो i, j और k हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, राइट। ऐसे ही करते हैं ना कि जिसपे हम i, j, k पे मैप कर देते हैं, 2 डायमेंशन हो तो i और j कर देते हैं। तो ये जो u1, u2 है ये उस तरह के यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। बट वी वांट टू फाइंड आउट, क्योंकि आप ये वाला जो इस 3D के हिसाब से ये 2D जो बन रहा है ये किसी भी एंगल पे हो सकता है ना, तो हम कह रहे हैं कि उन एंगल्स के ऊपर जो यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, उसके एक एक्सिस पर उसके दूसरे एक्सिस पे। तो अगर 4 डायमेंशन से 3 पे आऊँगा तो 3D के i, j, k निकालना चाहूँगा, और वो क्यूब किसी ओरिएंटेशन पे भी हो सकती है तो उसके i, j, k निकालना। और यही काम हम n डायमेंशन से जब k डायमेंशन में करेंगे तो तब हम विजुलाइज नहीं कर सकते उसकी डायमेंशन, क्योंकि 3 से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उसमें भी हम यही काम ही करना चाह रहे हैं कि वो i, j, k निकालना चाह रहे। तो दीज यूज आर दोज वेक्टर्स, ठीक है, कि आपके पास ऐसे k वेक्टर्स बनेंगे जो जिस तरह इधर k इज इक्वल टू 2 था। खुद जो ये एक u है ये कितना होगा, ये क्योंकि एक वेक्टर है और ये इस स्पेस में है तो ये इसकी n डायमेंशंस होंगी खुद एक u की, ठीक है। लेकिन जब आप इस पे मैप करेंगे तो वो इस प्लेन पे डाल दिया करेगा, राइट। यानी कि ये u इटसेल्फ जो आ रहे हैं, जो इस जगह पे मैंने ये वाला और ये वाला बनाया ना, u1 और u2, ठीक है, ये इस स्पेस पे वेक्टर्स है ना,
राइट, जिसको मैंने उठाकर अभी इधर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो इनका आई, जे और के तीनों हैं जो ओरिजिनल डायमेंशन थी, इनके अंदर आई, जे के तीनों आ रहे हैं, राइट, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें ना, क्योंकि किसी भी एंगल पे हम लेना चाहें, ठीक है। लेकिन जो इनका रिजल्टेंट जब होता है, जब आप इसके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो वो के डायमेंशन में आ जाता है। तो ऐसे हमने के वेक्टर बनाने हैं, जो हर वेक्टर जो होगा वो खुद एन डायमेंशन का होगा, लेकिन ऐसे होंगे के, और जब हम उनके ऊपर मैप करेंगे, और वो हमारे वो आई जे के टाइप के यूनिट वेक्टर्स होंगे जिनके ऊपर आप मैप करेंगे तो आपके पास उस डायमेंशन में चीज ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। ओके, जिस तरह हमने यहाँ पे ये किया था कि ये अब 2 डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो ये z जो इटसेल्फ था वेक्टर, इसके लिए जो u वेक्टर बना था वो पिछले वो पूरी डायमेंशंस में ही था, लेकिन जब आपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया तो फिर आपके पास ये 2 डायमेंशन में चीज आ गई। ओके, सो यही चीज यहाँ पर बताई हुई है कि अगर आपके पास 1 डायमेंशन 2 से 1 में आ रहे हैं तो आप एक लाइन पे प्रोजेक्ट करें और उसको मैप करें, तो अब आपके पास ये वो z बन जाएगा, एक u वेक्टर बन जाएगा। जब आप 3 से 2 पे आ रहे हैं तो ये प्लेन बन गया जिसमें आपने u1 और u2 के ऊपर प्रोजेक्ट कर, और हम करना क्या चाह रहे हैं, एक पॉइंट को इधर प्रोजेक्ट करेंगे और देखेंगे कि u1 का कितना पोर्शन आ रहा है, u2 का कितना पोर्शन आ रहा है। तो बेसिकली इसको हम देखेंगे कि ये इसके ऊपर कितना प्रोजेक्ट होता है और इसके ऊपर कितना प्रोजेक्ट होता है, ठीक। अच्छा, इधर आपको एक चीज़ थोड़ी सी जो बाद में हमको जब वो पढ़ते हैं ये वाला एल्गोरिथम, इसको कहते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। अगर मैंने पहले नहीं बोला था, अगर बोला था तो ठीक है। यानी ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का जो सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम्स में से एक है, ठीक है। तो उसमें अक्सर लोगों को लगता है कि यार हमने लीनियर रिग्रेशन पहले पढ़ा था, और उसके अंदर भी आप क्या मोबाइल बंद कर दें, छोड़ें, इस तरफ तवज्जो देंगे तो समझ आएगी। उसके हाथ में है ना, क्या देख रहे हैं। अच्छा, फिर वो कोई उस तरफ आपकी एक दूसरे की तरफ थी, ठीक है। चले, मतलब था ही तवज्जो सरफराज के उधर, अब मुझे नहीं पता कि किधर थी, मोबाइल नहीं था तो कोई और चीज़ होगी, लेकिन कर ले, चलो उधर ही देख, कोई डजेंट मैटर, आपका ही फ्यूचर है, मैंने क्या करना, ठीक। ओके, सो हमने लीनियर रिग्रेशन में भी तो यही काम नहीं किया था कि हमने एक लाइन फिट करने की कोशिश की थी, राइट, ठीक है। तो लोगों को बाज़ का ये लगता है कि यार ये तो उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो उसमें बस सिर्फ यही चीज़ मिलती जुलती है कि हमने लाइन फिट करने की, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इन लीनियर रिग्रेशन हम क्या करना चाह रहे थे, आपके पास एक x था जिसके हिसाब से आपने y निकालना था और आपने उसको फिट किया था। उसमें प्रोजेक्शन जो थी वो वर्टिकल थी, यानी कि हमने सिंपल y माइनस किया था, हमने वो 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट नहीं किया था, ठीक है। इसमें आप एक तो 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरा ये कि इसमें x1 और x2 जो है, इसमें कोई y नहीं है, ठीक है। इसमें ये सारे फीचर्स हैं और हम उन फीचर्स में से कुछ को कम करके हम एक फीचर बनाना चाह रहे हैं, तो टोटली डिफरेंट काम करें, ठीक है। तो ये लीनियर रिग्रेशन जो है और पीसीए वो सेम चीज़ नहीं है, या मिलती जुलती भी चीज़ नहीं है, ठीक है। एक तो ये कि आप इसमें इस डायरेक्शन में कर रहे थे, दूसरा ये कि आप उसको x को y पे मैप कर रहे थे। इस केस में हमारे पास ये सारे x1 से लेकर xn तक फीचर्स हैं और हम उनमें से कुछ उनमें से फीचर्स एलिमिनेट नहीं करना चाह रहे, हम उनमें से एक कम डायमेंशन के फीचर्स निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो पीसीए जो है ना वो बेसिकली इन फीचर्स को ट्रांसफॉर्म ही कर देगा, नए फीचर बना देगा, ठीक है, इन सेंस, ठीक है। ओके, सो अब हम आ जाते हैं पीसीए के एल्गोरिथम पे कि वो एल्गोरिथम काम कैसे करेगा, ठीक है। सो बिफोर वी डू पीसीए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो काम करते हैं, मीन नॉर्मलाइजेशन एंड फीचर स्केलिंग। ये आपने नाम पहले भी पढ़े हुए हैं, किसी को याद है कि क्या होती है मीन नॉर्मलाइजेशन या फीचर स्केलिंग? हमने शायद सिर्फ नॉर्मलाइजेशन का हो। नॉर्मलाइजेशन क्या होती थी? हमने कहा था 0 और 1 के दरमियान उसको चीज़ों को मैप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उसमें काइंड ऑफ मीन नॉर्मलाइजेशन और फीचर स्केलिंग दोनों ही हो जाती है, ठीक है। सो वो कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। जब आप मीन निकाल लेंगे, आपके पास कोई भी डाटा सेट था, लेट से उसके बहुत सारे पॉइंट इधर उधर थे, ठीक है। मीन हमने निकाला तो वो यहाँ पे मीन आ गया,
उस मीन को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, तो उसका इफेक्टिवली मीनिंग है कि मैंने ये एक्स और वाई एक्सेस इधर बना दिया, ठीक है। क्योंकि जब हमने सब्ट्रैक्ट किया उसको, तो बेसिकली हमने ये एक्सेस मूव कर दिया या उसको इधर मूव कर दिया, इट्स द सेम थिंग, ठीक है। तो आपने उसके सेंटर में एक्स वाई को मूव कर, तो मीन निकालने का मतलब ये होता है। तो ये पहली चीज़ ये बता रही है कि आप तमाम ट्रेनिंग सेट के जो भी आपकी एग्जांपल्स थी, आपने उन सब के हर डायमेंशन में मीन निकाल लिया, ठीक है। फिर आपने x को x माइनस मीन से रिप्लेस कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने ये काम कर दिया, ठीक है। नाउ इट्स जीरो सेंटर्ड, ठीक है। आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले आप जब सर्किट्स में भी करते हैं तो आप वो डीसी रिमूव करने के भी सर्किट आपने पढ़े होंगे, ठीक है। किसी चीज़ पे आपने डीसी अगर आ रहा हो, डीसी क्या होता है, वो काइंड ऑफ मीन होता है, ठीक है, ठीक। लेकिन अगर एनीवे वो आपको नहीं भी समझ आई तो वो इधर अप्लाई नहीं होता, ठीक। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई, ठीक। सेकेंड चीज़ ये है कि बाज़ का एक फीचर को बहुत ऊंची ऊंची वैल्यूज़ ले रहा होता है। लेट्स से कि ये आपका साइज था, ठीक है, कितने स्क्वायर फीट का घर है, और ये आपका दूसरा फीचर नंबर ऑफ रूम्स था, जो हमने मल्टीपल टाइम सेम एग्जांपल पढ़ी। तो ये तो 4-5 से ज़्यादा नहीं जा सकता, और ये जो है ये हज़ारों में जा रहा है, ठीक है। तो जो स्केलिंग है उसमें हम क्या कहते हैं कि हम यानी सिर्फ ये नहीं करते कि हम x माइनस मीन करें, बल्कि हम उसको स्केल भी कर देते हैं, किसी s से डिवाइड भी कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स आई माइनस कह लो कि म्यू आई ओवर एस आई कर, ठीक है। अब वो स्केलिंग किससे डिवाइड करना है, उसका एक तरीका हमने ये पढ़ा था कि मैक्स माइनस मिन निकाल लो, ठीक है। तो एक रेंज आ जाएगी, उससे डिवाइड कर लो। इसके अलावा अमूमन हम इसको कई दफ़ा स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दें, तो उससे भी सिमिलर काम हो जाता है, सारे एक ही रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। वो रेंज 0 से 1 नहीं होगी अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन से करेंगे, लेकिन वो ये है कि सारों को क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन से कर दिया है, तो उसका स्प्रेड एक तरह का हो जाएगा, ठीक है, कि वो 1 के ऊपर आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगी सारों की, इस डायमेंशन में भी और इस डायमेंशन में भी, और उसके आगे भी डिविएट करता है डिपेंडिंग ऑन के किस रैंडम प्रोसेस से ये निकली चीज़ थी, लेकिन उसका मीन और वेरिएंस जो है ना, वो सारी 0 मीन और 1 स्टैंडर्ड डिविएशन या 1 वेरिएंस उसकी हो जाएगी, ठीक। तो उससे क्या होगा कि जो फैला हुआ है ना, इसको हम इसकी वेरिएंस ज़्यादा होगी, जब हम इसको सुकेड़ेंगे तो ये सारे का सारा काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा मीन के अराउंड चीज़ें आ जाएंगी, और फिर कुछ चीज़ें बाहर भी होंगी। अगर आपने मैक्स माइनस मिन से डिवाइड किया तो बिल्कुल ही 0 और 1 के दरमियान आ जाएंगी, लेकिन अगर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन से किया तो कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर होंगी, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी बड़ी कम वाली होगी, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें इस जगह पर आ जाएंगी, ठीक। ओके, ये करना ज़रूरी है पीसीए में, क्योंकि पीसीए के अंदर ये जो हम अभी लाइनें और वेक्टर्स ड्रॉ कर रहे थे वो 0 से काइंड ऑफ ड्रॉ कर रहे थे, आपने अगर गौर किया हो, ठीक है। उसमें हम वो ऑफसेट वाला चक्कर नहीं रख रहे थे। तो जब आप मीन वगैरह निकाल देंगे तो आपका वो ऑफसेट का फैक्टर बीच में से निकल जाएगा। ओके, सो काइंड ऑफ ये वाली चीज़ हम करना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने खैर मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर लिया कि हम करना क्या चाह रहे हैं, तो आई जस्ट स्किप इट कि हमने मीन वेरिएंस निकाल लिया है, तो अब सब कुछ 0 से 100 हो गया है। अब आपने यू वेक्टर्स निकालने हैं बेसिकली। तो हम करना क्या चाह रहे हैं, ब्रॉडर पिक्चर क्या थी कि आपके पास ओरिजिनल ज़्यादा डायमेंशन का था, आप उसको कम डायमेंशन में जाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको ये यू वेक्टर निकालने हैं एक तो, और दूसरा आपने यू वेक्टर पे प्रोजेक्ट होकर जो वैल्यूज़ आएंगी ना, वो हमारी वैल्यूज़ होंगी जी वैल्यूज़, और वो हमारे नए फीचर्स होंगे। तो यू और जी दो हम नए अल्फ़ाबेट्स यूज़ करें, ठीक है। यू फॉर द यूनिट वेक्टर्स जो कि हमारे नए कम डायमेंशनल स्पेस के यूनिट वेक्टर्स हैं, ठीक है। और जो आपके पास जी आ रहा है वो ये है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो नई मैपिंग आएगी कि ये वाला फीचर अब इधर मैप हो रहा है, ये इधर मैप हो रहा है, ये इधर मैप हो रहा है। और 2D में अगर हम बात करें तो हर पॉइंट जो है वो U1 और U2 के किसी कॉम्बिनेशन पे आ रहा है, तो वो आप कम डायमेंशन पे, ठीक है। तो ओवरऑल हमने डायमेंशन रिड्यूस कर दी फ्रॉम इस केस में 2 से 1 में, और क्योंकि आप हमारे पास Z1 आ रहा है, X1 X2 2 थे,
और इस केस में हमारे पास x1, x2, x3 थे, उसको जब हमने u1 और u2 पे मैप किया तो हमारे पास z1 और z2 आ गए जो कि 2 डायमेंशनल है, ठीक है, इसका मतलब है। ओके, सो एक्चुअली ये जो मैपिंग है इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है कि वो कैसे निकाली जाए वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और वो हम इस क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा आसान है। तो जैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो वो यानी कि अगर हम उसके प्रूफ पे जाए ना कि कैसे ये वाली सरफेस को मैं निकालूं जो कि मिनिमाइज करती हो इस प्रोजेक्शन को, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसमें लीनियर अलजेब्रा थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। लीनियर अलजेब्रा तो वैसे आप लोगों ने शायद पढ़ा हुआ है ना, एज अ कोर्स भी पढ़ा हुआ है। उसमें आपने 2 टॉपिक पढ़े होंगे, एक आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर्स का और एक सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन का, ठीक है। तो काइंड ऑफ वो इधर यूज़ होती है, ठीक है। बट अगर आपको भी वो भूल भी गए हैं तो इट्स ओके, ठीक है, बिकॉज हम उसका लीनियर अलजेब्रा वाले पार्ट को मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा आप लोगों को कि वो एग्जैक्टली आता है। ऑल्दो शायद इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट वही है, ठीक है, कि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ना वो वाला पार्ट था कि जाके जब मैंने ये वाले लेक्चर सुने थे कभी आज से 10 साल पहले, तो मैं अब उसने क्योंकि एंड्रू इंग ने भी पूरा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन मेरे अंदर वो था कि यार क्या था, भूल गया हुआ है, ठीक है, सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो फिर मैंने जाके थोड़े से लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर सुने 2-4, ठीक है, जिसमें उसने एक्सप्लेन किया हुआ था कहते हैं आइजन वैल्यूज़ को और आइजन वेक्टर्स को, और फिर उसके बाद सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन को। तो फॉर दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड और वो इसको देखना चाहें, मैंने आपको वो जो एक बताया था ना कि आप सर्च करेंगे एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, तो ये वाली प्लेलिस्ट इस कोर्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये आपको एक ऐसा ग्रिप दे देगी लीनियर अलजेब्रा पे अगर आपने सही तरह समझा हुआ कि आपको इनमें से बहुत सी चीज़ें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। उसके अंदर उसने आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर्स को बड़ा अच्छा विजुअली एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो एक्चुअल में कर क्या रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप आइजन वैल्यूज़ और आइजन वेक्टर्स में भी हो सकता है कि आपको पूरी लिस्ट में ही गुजरना पड़े क्योंकि वो पीछे भी डिटर्मिनेंट्स और ट्रांसफॉर्मेशंस भी उसमें चाहिए होंगी, लेकिन ये क्योंकि 5-5, 10-10 मिनट की हैं मेरा ख्याल है वीडियोज़ और 10-12 ही हैं, तो यू कैन एक्चुअली काइंड ऑफ बिंज वॉच देम, ठीक है। बिंज वॉचिंग का तो पता ना आपको, आजकल आप लोग ही तो करते हैं, लेकिन टर्म आपको पता है बिंज वॉचिंग किसको कहते हैं? ये जो होता है ना कि आप बैठे और पूरा सीजन ही देख गए, ठीक है, एक दफ़ा में, तो आप लोग ने किया तो होगा डेफिनेटली, लेकिन इसको बिंज वॉचिंग कहते हैं, ठीक है। ये हमारी जनरेशन में बड़ा कम होता था, एक किस्त आती थी फिर अगले हफ्ते तक का इंतज़ार करो तो नई किस्त आएगी, ठीक है, तो तब तक आजकल वो उल्टा हो गया है ना। तो हम हमारी जनरेशन ने भी देख लिए हुए हैं ये कई सीजन्स जो मशहूर सीजन हैं, वो हम में से भी वो फिर ख़त्म होता है तो ऐसे क्लिफ हैंगिंग पॉइंट पे होता है कि आप कहते हैं अच्छा चलो भाई 12 तो बज रहे हैं लेकिन एक किस्त जो है वो 45 मिनट की है, दूसरे चलो देख लेते हैं, ठीक है। फिर जब वो 1:45 होते हैं तो फिर कहते हैं कि अब इतना टाइम ज़ाया कर ही लिया है तो चलो को थोड़ा सा और कर लें, ठीक है। तो वो बिंज वॉचिंग का इस किस्म का चक्कर हो जाता है, ठीक है। तो एंड पे आप फिर फजर पढ़ के कहते हैं चलो अब फजर तो पढ़ ही लिया है तो थोड़ा सा तो सो काइंड ऑफ कम स्टूडेंट्स हैं मैंने देखा है जो पढ़ाई वाले काम में बिंज वॉच करते हैं। पढ़ाई वाला काम बिंज वॉचिंग के लिए ज़रा मुश्किल भी हो जाता है बिकॉज आपने नई चीज़ सीख रहे होते हैं ना, तो सीखते हुए आपका दिमाग थोड़ा सा सैचुरेट होना शुरू हो जाता है। तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप पढ़ाई के काम जो है वो बिंज वॉच करें। आप मेरी जो कैपेसिटी है वो ये है कि मैं 2-1 लेक्चर तो बैक टू बैक एक सब्जेक्ट के समझ लेता हूँ। 2 से ज़्यादा हो रहे हों तो अगर वो टेक्निकल सब्जेक्ट है तो और वो वाकई टेक्निकली चैलेंजिंग चीज़ पढ़ाई जा रही थी तो तब मतलब मेरा दिमाग थोड़ा सा कहता है कि नहीं भाई हम थोड़ी जी ब्रेक कर ला, ठीक है। तो वो ब्रेक हो सकता है कि 15 मिनट की हो या बट ज़्यादा टेक्निकली चैलेंजिंग चीज़ है तो बेहतर है कि वो आप एक दिन में 2 लेक्चर 3 लेक्चर इससे ज़्यादा ना करें, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज़ फिर आपको वो टेम्परेरली तो समझ आते हैं लेकिन भूल जाते हैं थोड़ी देर में। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा टाइम दे दें ना और आप उसको फ्री टाइम में सोचते रहें
किसी जगह पे थोड़ा बहुत आपका जो सबकॉन्शियस होता है ना दिमाग का, ठीक है, लाशऊर जिसे हम कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली काम करना, हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता, हमें ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेट लोग होते हैं जिन्हें बड़े आइडियाज़ आते हैं, ठीक है, वो एक काम कर रहे होते हैं कि वो अपने सबकॉन्शियस को ना दे कीप ऑन बम्बार्डिंग इट विद द आइडियाज़ जिन पे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो चीज़ समझ रहे हैं, आप अगर फारग बैठे हैं तो आप यू कैन ट्राई टू इमेजिन थिंग्स के यार कि मैंने क्या पढ़ा था, उसको स्क्रैच से आप अगर थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे ना तो आप विजुलाइज कर पाएंगे। और दूसरा इसमें बाज़ का हेल्प करता है एक सिंपल खाली कागज़ और एक पेन, ठीक है। यानी कि मैं अगर चीज़ को सही तरह समझना अपने आप के लिए ये रखता होता था कि अगर मैं सिंपल कॉपी पेन लूँ तो मैं ख़ुद से डिराइव कर सकूँ चीज़ को, ठीक है। तो तब मुझे लगता था कि आप ग्रिप आ गई है, ठीक है। अब मैं बैठूँ सादा पेन लूँ, मैं सोचूँ कि यार क्या था लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, और मुझे उसका प्रॉब्लम समझ आ जाए और मैं प्रॉब्लम से दोबारा रीड्राइव करूँ कि क्या क्या स्टेप्स थे, और वो आप देखेंगे वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। ट्राई दिस आउट के, यानी लोगों ने ट्राई कम किया होता है। लोग एजुकेशन को ये रख रहे होते हैं कि जो सामने एक बंदा पढ़ा रहा है जस्ट हम उसको पैसिव लिसनिंग कर लें, ठीक है। और अब आजकल वीडियोस की वजह से ये और ज़्यादा इजी हो गया ना, कि जिस तरह अभी मैं आपसे पूछ रहा था तो आप कह रहे थे आपने बस 4 लेक्चर देखे हैं, बाकी क्योंकि अब आपको सारा हो गया कि यार वीडियो है, मिड आएगा तो उससे पहले बिंज वॉच कर लेंगे, ठीक है। तो बिंज वॉचिंग उस वक्त करते हैं, मैंने देखा है कि आई वोंट से कि अगर हालात वहाँ तक आ गए हैं तो फिर वो कर लें, ठीक है। मैं एक कहता होता हूँ कि वो नेवर अंडर एस्टिमेट, वो जो आखिरी रात में आप क्या कुछ कर सकते हैं ना, जब आपने अगले दिन पेपर देना हो या प्रोजेक्ट सबमिट कराना हो, उसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। बट इट्स नॉट रियली अ वेरी गुड वे, ठीक है, बिकॉज दिस शोज़ कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो अगर आप कल को कुछ सीरियस काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई कंपनी बनाना चाह रहे हैं, आप कोई सीरियस रिसर्च करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपको कोई आकर ऊपर नहीं बैठा होता ज़रूर कि भाई आपने काम करना है, ठीक है। कोई मिड भी नहीं आ रहा होता और कुछ और भी नहीं होता, ठीक है। आपकी कंपनी है, आप सारा टाइम ज़ाया करते जाएंगे, वो पैसे उसके इस्तेमाल होते जाएंगे, कुछ फुक्कल और तो ठीक है। लेकिन तो वो जो बंदे अगर आपने बनना है जो सक्सेस की तरफ जाते हैं ना, तो वो मोटिवेट हो जाते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज़ वेल, ठीक है। तो आई थिंक कि वो वाला फैक्टर आप अपने अंदर लाएँ, कि वो जो शुरू में हम कह रहे थे ना इंजॉयमेंट वाला फैक्टर, वो वाला लाएँ तो चीज़ें मतलब जस्ट जो है ना कि एक आपने मशीन लर्निंग सिस्टम खुद से कोई ट्रेन करके देखा, एक तो असाइनमेंट मैंने दे दी, ठीक है। अब आप केगल पे जाएँ, केगल पे या इन लोगों की अपनी काफ़ी सारे डाटा सेट हैं। केगल एक बहुत बड़ी डाटा सेट्स की रेपो है काइंड ऑफ, उसमें बहुत सारे डाटा सेट्स पड़े हुए हैं। इसी तरह आपका ये जो टेंसर फ्लो वालों का अपने भी बहुत सारे डाटा सेट्स पड़े हुए हैं। तो आप उनमें से किसी को उठा के उसको ट्रेन करने की कोशिश करें, खुद से कोई डाटा सेट बना सकते हैं। हमने जब करैक्टर रिकग्निशन वाला काम करने की कोशिश की थी तो हमें जो डाटा सेट मिला था बड़ी मुश्किल से, उसमें से कई चीज़ें लेबल्ड अच्छी नहीं हुई थी, ठीक है। तो हमने फिर बहुत सारा टाइम इस पे लगाया था कि उसको लेबल सही करें। फिर हमने क्या किया था, क्लास में इसी तरह जाके ना, अब मेरी क्लास है तो एक इधर हमने सामने प्रोजेक्ट कर दिया कि ये सारे ये लिखें, ठीक है। सामने वो लिखा और उसको हमने जाके स्कैन किया, ठीक है। फॉर्म सा एक बना लिया था जिसमें वो सारों ने लिखा हुआ था, उसको स्कैन किया, उसके ऊपर अपना एल्गोरिथम चलाया जिसने वो टेक्स्ट सारे अल्फ़ाबेट, तुम्हारे पास अपना डाटा सेट बन गया, ठीक है। तो ये वाले काम जब आप मशीन लर्निंग करते हैं तो आपको इस किस्म के करने पड़ते हैं कि आपने डाटा सेट को क्लीन करना है, उसको बनाना है डाटा सेट को, ये भी एक काम है, ठीक है। कभी बनाना पड़ता है, कभी अवेलेबल होता है। तो वो जो एक करके उसके बाद जब आपकी वो एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है ना, तो इंजीनियर की ज़िंदगी में वो मोमेंट होता है कि जब वो अंदर से खुश होता है ना कि यार रोल तो गए पर चस बड़ी आई, ठीक है। वो वाला कि आपने टाइम लगाया है मगर उसके बाद आपको तो वो चस जो है ना वो वाकई आ जाती है इफ़ यू डू अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, ठीक है। और विदाउट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कोई मज़ा नहीं है। ऐसे स्टूडेंट भी मैंने देखे हैं जो GPA मेंटेन कर लेते हैं बट उन्होंने कभी कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट नहीं किया होता, ठीक है। असाइनमेंट्स को पूरे करते रहते हैं, आखिरी रात पढ़ लेते हैं, पेपर भी अच्छा हो जाता है, समझ भी उनकी ठीक होती है कई दफ़ा, ठीक है, मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। बट प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने वो जान नहीं मारी होती,
ठीक है। वो कोई लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में कई दफ़ा मैंने देखा स्टूडेंट्स बड़ा आइडियलाइज कर रहे होते हैं कि यार इसने तो पढ़ा भी नहीं था और ये कहते हैं ग्रेड भी ले गया है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये कोई बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकल लाइफ में जो बंदा ज़्यादा एफर्ट पुट कर सकता है ना, ही ऑलवेज विंस, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ठीक है। मैंने यही देखा, जिसमें रेजिलियंस हो, जैसे हम कहते हैं ना कि जो हार ना माने, जो लगा रहे, ठीक है। तो मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जो कि IQ जिनका काम था, जिनका IQ ज़्यादा था, वो थोड़े से ठंड मोड में थे कि जी हमने ज़्यादा नहीं काम करना, उन्होंने GPA भी ले लिए। लेकिन जब आपको काम पड़ता है तो वो जो बंदा होता है ना जो कि रेजिलियंट है, वो आगे निकल जाए। इफ़ यू हैव IQ एंड यू आर ऑल्सो रेजिलियंट, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर आप वो जो बहुत ही आला बन सकते हैं, ठीक है। एनीवे कमिंग बैक, ठीक है। थोड़ा मैंने 10 मिनट ज़ाया कर दिए अपने, ठीक है। उसकी भी स्ट्रेटेजिकली ज़ाया किए। क्या टाइम हो रहा था वैसे? मैंने कहा आप लोग भी थोड़ा सा वो हो गए होंगे, कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच रहे थे, ठीक है। ओके, तो हम एल्गोरिथम इसका पढ़ना चाह रहे थे, ठीक है। तो पहला काम क्या करेंगे? अच्छा, इसका एल्गोरिथम मैंने कहा था कि हम उसमें जाएंगे तो नहीं कि वो के जो कैसे निकला है वो प्लेन, मगर उसके स्टेप्स बड़े सिंपल हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप एक कोवेरियंस मैट्रिक्स निकाल दें, ठीक। सो कोवेरियंस मैट्रिक्स इज कि आप x इंटू एक्स ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। सो आपकी हर एग्जाम्पल है, ठीक है, xi, इसको आपने x ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। इसका ऑपोजिट हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं x ट्रांसपोज इंटू एक्स करता वो डॉट प्रोडक्ट आ जाती, ठीक है, तो एक सिंगल आ जाती वैल्यू। लेकिन अगर मैं x इस तरफ रखूँ और ये इस तरफ रखूँ तो ये मेरे पास n रोज बाय 1 कॉलम है, ये 1 रो बाय n कॉलम है, तो इसका जो रिजल्ट आता है ना ये n बाय n बन जाता है, राइट, ठीक है। जिसमें आपने बस ये इसको मल्टीप्लाई किया तो ये एंट्री आ गई, ये वाला इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब काइंड ऑफ पहले को हर एक से मल्टीप्लाई करते गए तो ये पूरी रो बन गई, दूसरे को मल्टीप्लाई किया तो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए आपने उनको तमाम एग्जाम्पल के ऊपर सम अगर कर दिया तो दिस इज योर कोवेरियंस मैट्रिक्स। कोवेरियंस मैट्रिक्स का सिंबल समेशन से मिलता जुलता है, बट इट्स कैपिटल सिग्मा, ठीक है, बट इट इज नॉट समेशन, ठीक है। दिस इज सिग्मा, दिस इज डिनोटिंग कोवेरियंस मैट्रिक्स। ये इसीलिए थोड़ा सा छोटा दिखाया हुआ है और इसके ऊपर नीचे कोई आई शाई नहीं है, जस्ट टू शो कि ये दिस इज अ सिंबल, नॉट समेशन, ठीक है। समेशन के लिए भी हम कैपिटल सिग्मा यूज कर देते हैं, ठीक है। बट आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके पास कोवेरियंस मैट्रिक्स निकल जाएगी ना, तो आपने आइजन वेक्टर्स निकाल लेने हैं इस कोवेरियंस मैट्रिक्स के, ठीक है। जिस टूल को भी यूज़ करें, फॉर एग्जांपल अगर आप मैटलैब यूज़ करें तो आप सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन यूज़ कर सकते हैं ऑन सिग्मा। इधर हमने वो समेशन के बजाय वो लेट्स से कि वो इस वेरिएबल सिग्मा में पड़ी हुई थी, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है USV इज इक्वल टू SVD इज फॉर सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, और आप सिग्मा उसको दे दें तो वो आपको इधर U में ना वो U वेक्टर्स निकाल कर दे देगा। तो 2 स्टेप्स में आपके पास वो U वेक्टर्स आ गए जो हमने निकालने, राइट। सो बात समझ आ रही है कि कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। कोवेरियंस कैलकुलेट किया और उसके बाद U वेक्टर, ठीक है, ओके। वो जब आपके पास U वेक्टर आ गया तो फिर आपने सिंपल उनके ऊपर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो अच्छा, बिफोर आई गो फर्दर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये n बाय n की बनती है। आप एक और फंक्शन आई ऑफ सिग्मा भी कर सकते हैं जो आइजन वेक्टर्स निकालता है, ठीक है। अगर आप मैटलैब या ऑक्टेव यूज़ करें, ठीक है, पाइथन या जो भी यूज़ करेंगे उसमें उसके अपने फंक्शन होंगे और जब मैं असाइनमेंट दूंगा उसमें वो यूज़ हो रहे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन स्लाइड्स क्योंकि ऑक्टेव के हिसाब से बनी है तो इन दी एंड हर एक में ना आइजन वैल्यू निकाल लेंगे और सिंगल वैल्यू। हर लीनियर अलजेब्रा की लाइब्रेरी में आपके पास सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन निकालने का कोई प्रोसीजर होगा या आइजन वेक्टर्स निकालने का प्रोसीजर होगा। ये एक्चुअली डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सिग्मा ये दोनों एक ही काम करते हैं। आप आइजन से निकाल लें या SVD से निकाल लें, दोनों से आपके पास आइजन वेक्टर्स ही आएंगे, ठीक है। उसमें सो बेसिकली इधर SVD इसलिए यूज़ हुआ है कि ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू आइजन वेक्टर्स के। तो और कोवेरियंस के केस में ये हमेशा दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो डजेंट मैटर। तो जो ये U चीज़ आएगी ना वो कुछ इस किस्म की चीज़ होगी, ठीक है, कि आप वो जो U निकालना चाह रहे हैं ना वो इसके कॉलम्स में प्लेस्ड होंगे,
ठीक है। और क्योंकि हमें अगर उन u में से हम k डायमेंशन में जाना चाह रहे हैं, यानी हम 1000 से 10,000 से 1000 डायमेंशन में जाना चाह रहे हैं, तो हम पहले 1000 उसमें से उठा लेंगे, ठीक है। तो इसमें उठाने का क्या तरीका है कि हमने रैंडमली नहीं उठाने, पहला वाला जो होगा वो सबसे ज़्यादा जिससे कोरिलेट चीज़ें करनी हो, दूसरा उससे, और तीसरा से, इस तरह चल रहा है। तो हम ना पहले k उठा लेंगे u, और वो हमारे uk बन जाएंगे जिनसे हमने k डायमेंशंस के ऊपर मैप करना है। तो ये अगेन जो आपके पास अगर 2 डायमेंशन थी, तो मैं इन वाले यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो SVD किया है ना, उससे हमारे पास ये u1 और u2 निकल आए। अगर 2 डायमेंशन में जाना था तो मैं पहले दोनों कॉलम उठा लूँगा, अगर मैंने ज़्यादा डायमेंशन में जाना था तो मैं जितनी डायमेंशन में जाना था उतने कॉलम उठा लूँगा, ठीक है। ओके, सो SVD से हमारे पास ये चीज़ आ गई काइंड ऑफ, ठीक है, कि हमारे पास u वेक्टर्स आ गए। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि हर u इटसेल्फ जो है वो n डायमेंशनल है, बिकॉज उसने ओरिजिनल स्पेस के अंदर वो एक वेक्टर था, ठीक है, जो बता रहा था कि आपने किस प्लेन पे मैप करना है, ठीक है। जो आपके पास कहते हैं ये है n बाय n, यानी कि जब आप ये करेंगे तो ये टोटल n ही आपको दे देगा, क्योंकि n डायमेंशन में सब कुछ कवर हो जाता है, n से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और अब आपकी मर्जी है कि आपने वो सारे रखने हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, कंप्रेशन वाइज, बिकॉज आपका ओरिजिनल डाटा सेट भी n में था और आपने अभी भी n में उठाया, तो इसका मतलब है कि आपने गेन तो नहीं किया। तो आप इनमें से फिर k उठा लेंगे, ओके। अच्छा खैर, इससे पहले कि मैं जो ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि u तो मुझे बता देगा ना कि ये वाले वेक्टर आगे। अब मेरे पास एक पॉइंट था यहाँ पर, वो इस प्लेन पे किस जगह पे प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, कितना u1 कितना u2 बनता है, ठीक है। वो निकालने के लिए क्या करेंगे, वो निकालने के लिए बड़ा इजी सा स्टेप है। आप इसमें से k जो आपने उठा लिया ना, आप उसका ट्रांसपोज लें और उसको x के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट्स इट, ठीक है। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ जाएंगे, राइट, और वो जब x से मल्टीप्लाई होंगे ना, तो वो आपको ये पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास क्योंकि ये n बाई k डायमेंशन है, राइट, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये k बाई n डायमेंशन बन गई, ठीक है। इसको आपने n बाय 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉलम सेम है, k बाय 1 आपके पास डायमेंशन में आंसर आएगा, और वो जो आंसर आएगा वो आपको ये वाली चीज़ बता रहा होगा कि u1 का कितना पार्ट है और u2 का कितना पार्ट है, ठीक है। तो ये अब ऐसी आपके पास अगर 50 एग्जाम्पल हैं तो हर एग्जाम्पल के लिए आप ये काम करेंगे, जो आप लूप लगा के भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि क्योंकि x कॉलम ही है, तो आप अगर इधर सारे x एक मैट्रिक्स के तौर पे रख दें और उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इकट्ठा ही आपको सबके लिए यूज निकाल के दे देगा, ठीक, ओके। सो अगर यहाँ तक चीज़ समझ आ गई कि क्या किया है। तो अगर हम समराइज करें ओवरऑल जो हमने एल्गोरिथम पढ़ा है, पहली चीज़ की मीन नॉर्मलाइजेशन कर दी, ठीक है, और फीचर स्केलिंग भी कर दी, जो कि हमने x माइनस मीन ओवर सिग्मा से यानी काइंड ऑफ कर दिया, ठीक है। फिर आपने सिग्मा मैट्रिक्स निकाली जो कि कोवेरियंस मैट्रिक्स कहलाती है, जो कि हमने इस तरह से निकाल दी, ठीक है। मैटलैब में ये निकालना हो तो ये सिंपल, अगर आपके पास x मैट्रिक्स है ना, तो आप x को मल्टीप्लाई कर दें x ट्रांसपोज से, तो ये आपके पास बन जाएगी काइंड ऑफ, ये जो है ना, ये आप बिल्कुल 1/m इंटू एक्स ट्रांसपोज इंटू एक्स करेंगे ना, तो मैटलैब में ये आपके पास एग्जैक्टली यही चीज़ बन जाएगी, 1/m से आपने फिर डिवाइड कर दी, ठीक है। तो ये सिंगल लाइन ऑफ कोड काइंड ऑफ हो जाएगा। जब आपके पास ये आ गई तो लाइन्स ऑफ कोड में इस तरह पीछे इन दी एंड वो पूरी कैलकुलेशन हो रही है कि हर एग्जाम्पल पे जाकर हम ये निकाल कर उसको समेशन करें। सेकेंड स्टेप हमने पढ़ा कि एसवीडी के जरिए आइजन वेक्टर्स निकालने, जो 3 चीज़ें रिटर्न कर रहा है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन यू। उस यू में से जो हमने के निकालने हैं उनको हम कहेंगे यू रिड्यूस्ड, ठीक है, क्योंकि अब हमने वो कम कर दिया है, ठीक है। तो यू रिड्यूस्ड जो हमारे पास हैं वो हमने पहले के कॉलम्स उठा लिए। तो ये वाली लाइन ये बता रही है, ठीक है। अगर आप मैटलैब में लिखेंगे तो आप कहेंगे कि सारी रोज और 1 से लेकर के कॉलम तक उठा लो, ठीक है। और आप यानी अगर पाइथन में भी कर रहे होंगे तो सिर्फ ये वाला कर्ली ब्रैकेट चेंज होती हैं और फिर आपका थोड़ा सा इंडेक्सिंग चेंज होती है, बट यू कैन इजीली डू दैट देयर। उसके बाद आपने क्या किया, यू रिड्यूस का ट्रांसपोज को एक्स से मल्टीप्लाई करके
जी निकाल लिए, जो कि अब आपके नए फीचर्स बन गए, ठीक है। और ये फीचर्स जो है ये n डायमेंशन में नहीं है, ये फीचर्स k डायमेंशन में है, तो आपकी ओवरऑल डायमेंशन n से रिड्यूस होकर k में आ गई और ये पूरा आपका काइंड ऑफ कर दिया, ठीक है। अगेन जिस तरह हमने क्लस्टरिंग में भी किया था, वो जो हम x0 इज इक्वल टू 1 करते थे, वैसा कोई काम इसमें भी नहीं हो रहा, वो क्लस्टरिंग में भी नहीं हो रहा था, ठीक है। ओके, सो PCA का एल्गोरिथम किसी हद तक समझ आ गया, ऑल्दो हम उसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन में नहीं गए, लेकिन मैंने उसके एक दो पॉइंटर्स दे दिए। वो जो मैंने आपको पॉइंटर दिया था एसेंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा का, एक गेस मेरा ख्याल है कि उसके अंदर वो नहीं था, SVD का एल्गोरिथम नहीं डिस्कस हुआ था। SVD के अगर आपने देखना है सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन, तो उसके लिए शायद बेहतर है जो गिलबर्ट स्ट्रैंग का कोर्स है ना। गिलबर्ट स्ट्रैंग का मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि लीनियर अलजेब्रा का MIT का बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। मतलब मैंने शायद पूरा नहीं देखा हुआ, लेकिन वो जब भी मैं देखता हूँ ना तो एक वो मुझे एक्साइट कर देता है। एक बंदा एक फील्ड में खुद एक्साइटेड हो ना, तो आप उसको देख कर ही खुद एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें कि वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग पकड़। तो गिलबर्ट स्ट्रैंग माशाल्लाह इतना अच्छा समझाता है कि वो आप बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो एनीवे, क्योंकि मैं एसेंस की इसलिए प्लेलिस्ट आपको दी है कि वो कम टाइम में ज़्यादा कवर कर देती है, कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिक आपको विजुलाइज करवा के। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट की डेप्थ में समझना चाह रहे हैं कई चीज़ें, तो फिर आप पूरा कोर्स भी देख सकते हैं। MIT लीनियर अलजेब्रा सर्च करेंगे ना, तो आपके पास सामने जो पहला आएगा वो गिलबर्ट स्ट्रैंग का ही कोर्स होगा, जिसमें एक बाबा जी आपको पढ़ा रहे होंगे जो कि गिलबर्ट स्ट्रैंग है। अगर वो आज से 10-15 साल पुराना है, उस वक्त भी बाबा जी थे, आप ज़रा और बाबा जी हो गए, ठीक है। तो 2-4 बाबे हैं जिनसे वैसे ही आपको एक मोहब्बत महसूस होती है। एक गिलबर्ट स्ट्रैंग है, इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और जो फिज़िक्स के पहले 2 कोर्सेज हैं ना, वो भी MIT के अगर आप सर्च करेंगे, वो वॉल्टर ल्यूवन के कोर्सेज हैं। तो वॉल्टर ल्यूवन के भी बहुत ही अच्छे काइंड ऑफ डिज़ाइंड कोर्सेज हैं, जिसमें वो क्लास में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है और पढ़ाने का तरीका भी ऐसा है कि आप बोर नहीं होते, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक, सो हम सेकंड क्वेश्चन अभी तक जो हमें एल्गोरिथम समझ आ गया। तो शुरू में हमने टाइम इस पे लगाया कि हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, फिर हमने किया कैसे करें, ठीक है। तो क्यों था कंप्रेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, ओवरऑल विजुअलाइजेशन के लिए भी हो सकता है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंटली जो हमारा यूज़ केस है वो इसके अलावा है। वो यूज़ केस ये है कि भाई अगर हमने 10,000 पे ट्रेन करना था और हमें लग रहा था कि 10,000 की इनपुट पे तो इसको 4 दिन लगेंगे ट्रेन में, तो अगर मैं 1000 पे ट्रेन करूँ तो उससे 1/10 टाइम लगेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके ये कोई 7-8 घंटे में ट्रेन हो जाए, ठीक है। तो 7-8 घंटे जो है, और 4-5 दिन में काफ़ी फ़र्क है। आप 1 महीने में बजाय 4 ट्रेन करने के आप चीज़ें जो हैं वो 1 दिन में 3-4 ट्रेन कर सकते हैं, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ठीक है। तो हम इस काम के लिए इसको असल में इस्तेमाल करेंगे कि हम डायमेंशन को कम करेंगे और फिर उस कम डायमेंशन पे हम अपना एल्गोरिथम जो भी चलाना है, चाहे वो लीनियर रिग्रेशन है, न्यूरल नेटवर्क है, एनीथिंग, वो हम उन कम रिड्यूस डायमेंशंस पे चला लेंगे, तो हमारा ओवरऑल ट्रेनिंग टाइम कम हो जाएगा, ठीक। सो एक इसमें जो फैक्टर था कि वो के कैसे चूज करें, ठीक है। जो हमने कहा था ना कि एन डायमेंशन को के पे लेके जा रहे हैं, 10,000 को 1000 पे ला रहे हैं, 2000 पे ला रहे हैं, 4000। अब ये तो हमारी चॉइस है ना कि किस पे लेकर आए, तो वो चॉइस किस बेस पे लें, ठीक है। अभी तक हमने यही बात की थी कि कोई भी चॉइस जो है वो गट फीलिंग पे ना लें, बल्कि उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप करना ये चाह रहे हैं कि आपका एवरेज स्क्वायर्ड प्रोजेक्शन एरर जो है ना, आप इसको कम से कम करना चाह रहे हैं। सो एवरेज स्क्वायर्ड प्रोजेक्शन एरर क्या चीज़ है कि जो आपका ओरिजिनल एक्स था और जो अब आपने अप्रॉक्सीमेट किया एक्स, उसका डिफरेंस लेंगे तो वो वेक्टर आ जाएगा, जो प्रोजेक्शन वाला वो जो नीली लाइनें हमने लगाई हुई थी, ठीक है, जो प्रोजेक्शन की लेंथ आ जाएगी, जिसको हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। तो नॉर्म उसकी लेंथ ले लेता है, उसके नॉर्म को स्क्वायर को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल एवरीथिंग, ठीक है। एक नई चीज़ जो हम
इधर देखना चाह रहे हैं वो ये है कि टोटल वेरिएशन इन डाटा, ठीक है। सो हमने मीन नॉर्मलाइजेशन तो कर ली हुई है, ठीक है। उसके बाद हम देखना चाह रहे हैं कि एक्स, क्योंकि मीन वो हमने मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन से निकाल के हम उसको 0 पर भी ले आए हैं और 1 पर भी ले आए हैं, लेकिन कोई डाटा सेट्स होंगे वो किसी डायरेक्शन में कम वेरी कर रहे होंगे, कोई डाटा सेट किसी डायरेक्शन में ज़्यादा वेरी। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो ओवरऑल वेरी कितना करता है, तो उसकी वेरिएशन को हम इस तरह से निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 0 मीन्ड है, ठीक है। तो आपने उनको सिंपल XC का स्क्वायर ले लिया ओवरऑल ट्रेनिंग सेट, तो वो इस 0 से ये जो मीन था इससे कितना दूर दूर जाता है ऑन एवरेज, राइट। तो हमने इन लंबाइयों की एवरेज ले लिया, ऑन एवरेज कितना बाहर जाता है, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली हम कहते हैं कि K को ऐसे चूज करें जो ये जो हमारी कहते हैं एरर को हम डिवाइड कर देते हैं ओवर वेरिएंस, और इसको हम कहते हैं कि इसको हम देखें कि ये किसी नंबर से बहुत कम रहे, ये बहुत थोड़ा हो, ठीक है। कि ओवरऑल हमारा जो ये एरर है उसको हम काइंड ऑफ अपनी वेरिएशन के हिसाब से स्केल कर देते हैं, वेरिएशन से डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि यार ये किस नंबर पे आ रहा है। लेट्स से कि ये 0.01 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पास इस सब कुछ करने के बाद भी आपने सिर्फ 1% वेरिएशन जो है ना वो ज़ाया की है, ठीक है। या 90, इसको दूसरे सेंस में हम ये कहते हैं कि 99% ऑफ वेरिएंस इज रिटेन्ड, ठीक है। तो अगर आपकी 99% वेरिएंस रिटेन हो रही है तो इसका मतलब है कि यार इस पूरे काम के बाद भी डाटा मोर और लेस वैसा ही है जैसा आपके उससे पहले था, ठीक है। तो हम ये करना चाहते हैं, हम ये वाला नंबर अगर आ जाए लेट्स से 0.05 तो हम कहेंगे 95% वेरिएशन रिसीव हुई। तो ये बेसिकली ये परसेंटेज आ रही है, ठीक है। ये 1 में से आ रही है, आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज निकल आएगी, ठीक है। तो ये अगर ये खराब हो रही है लेट्स से 0.5 आ जाती है तो इसका मतलब आपने 50% वेरिएशन रिटेन की है, इसका मतलब आपने कोई ज़्यादा रिटेन नहीं की, ठीक है। सो टिपिकल नंबर जो है ना वो आपके इस किस्म के हैं कि आप इसको 99% से 95% या 90% तक ले जाते हैं, लेकिन आप लेट से 85 से नीचे जाते हुए आप सोचेंगे कि यार 85% में भी आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लूज़ कर दी ना, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हम इंफॉर्मेशन लूज़ कर रहे हैं। वंस आप उस प्लेन पे चले गए हैं तो आप प्लेन से अब आप वापस नंबर पे नहीं जा रहे उसके, ठीक है। आप उस प्लेन के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं ना, 3D में जो पॉइंट्स हैं उनको आप प्लेन में ले गए तो 2D में आ गए, तो आपने उधर इंफॉर्मेशन लूज़ की। हो सकता है वो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंट हो सकता है ना हो। तो ये जो मैयर है ना ये आपको ये बता रही है कि आपने क्लासिफिकेशन में कितनी वेरिएशन रिटेन की है, बिकॉज हमने इससे स्केल कर दिया इसको, ठीक है, ओवरऑल। तो हमने उसके हिसाब से देख लिया कि यार हमारी जो एरर आ रहा था वो वेरिएंस का कितना पोर्शन बनता था, ठीक है। क्या वो बहुत छोटा नंबर आ रहा था तो इसका मतलब है कि हमने सब का सब रिटेन कर दिया है। अगर हमारा जो वो अगर बड़ा नंबर आ रहा था इसका मतलब है कि हमने काफ़ी कुछ लूज़ कर दिया है बीच में, तो हम इस नंबर को हम कोट कर रहे होते हैं। तो टिपिकली जब आप पीसीए अप्लाई करेंगे तो आप ये नंबर रिपोर्ट करेंगे अपना, आप कहेंगे कि यार मैंने इतने % वेरिएंस रिटेन किए हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होगी, कितनी वेरिएशन रिटेन किया है, 90% किया, 99% किया, 95% किया, कितने %। तो जितना हायर द बेटर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। इसका मतलब है कि आपने डाटा के फीचर्स लूज नहीं किए, स्टिल आपने डायमेंशन कम कर दिए। इसका मतलब है कि आपने ज़्यादातर रिडंडेंट फीचर्स ही को बाहर किया है, असल इंफॉर्मेशन आपने रिटेन कर दी। जिस तरह हमने वो इंचेस और सेंटीमीटर वाला किया था, वो निकल भी जाए बीच में से तो आपके पास मेजॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिटेन रहेगी, ठीक है। अच्छा, आप कैसे चूज करें? एक तरीका ये हो सकता है कि मैं k = 1 से स्टार्ट करूं, ठीक है, और उस पर मैं कंप्यूट करूं यू रिड्यूस्ड जो मेरे पास यू आने थे, और उनके ऊपर फिर मैं ये देखूं कि यार लेट्स से कि मैंने ये डिसाइड किया। तो टिपिकली हम करते क्या है कि k, एक तरीका ये है कि आपने k पहले चूज किया और उस पर निकाल लिया कि कितनी वेरिएंस रिटेन हुई है। इन प्रैक्टिस हम इसको ऑपोजिट करते हैं, हम कहते हैं कि यार हम टारगेट रखते हैं कि हमने कितने % वेरिएंस को अपना रखना है और कौन सा k उसके लिए बेस्ट आता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हम ये करना चाहते हैं, उसके ऑपोजिट काम। तो वो कैसे करें? उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तरीका ये हो सकता है कि मैं k 1 से स्टार्ट करूं और k को बढ़ाता जाऊं,
पहले k इज इक्वल टू 1 पे ट्राई करूँ और उसके लिए देखूँ कि क्या उस पर वेरिएंस रिटेन होती है। तो मैंने सारे फीचर्स ख़त्म कर दिया, सिर्फ एक ही फीचर रखा, उसी पे ही आ जाती है, आप कहेंगे जी वेल एंड गुड, ठीक है, ये तो सारा मसला ही ख़त्म हो गया, लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं आएगी, ठीक है। फिर आपने k इज इक्वल टू 2 ट्राई किया, 3 ट्राई किया, 4 ट्राई किया, करते करते आप लेट से k इज इक्वल टू 20 पे जाके आपको लगा कि यार इसके ऊपर तो 99% रिटेन हो गई है। असल आपके पास 1000 फीचर थे, आप सीधा उठ के 20 पे आगे आपने कहा वाह ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है ये तो एक बड़ा स्लो प्रोसेस होगा ना कि हर दफ़ा हम दोबारा इसको चला रहे। तो इसको करने का एक आसान तरीका है, वो ये है कि ये जो SVD आपको 3 चीज़ें रिटर्न कर रहा था, उसमें जो S है ना उसके अंदर ऑलरेडी ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से ही है। S जो आपकी आती है ना, S इस किस्म की चीज़ होती है कि S इज़ अ कॉलम, इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें S11, S22, S33 अप टू SNN जो है ना, सिर्फ इस पे डाटा होता है, बाकी सारे जीरो होते हैं, ठीक है। तो अब वो जो मैंने इधर करना था ना कि k इज इक्वल टू 1 को ट्राई करना था, तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं अगर सिर्फ इसको लूं और इस सब का सम लूं, उससे डिवाइड कर दूं इसको, तो k इज इक्वल टू 1 का केस आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने k इज इक्वल टू 2 का करना है तो मैं इन 2 को ले लूं, k इज इक्वल टू 3 को करना है तो मैं इन 3 का सम लूं और उसको डिवाइड कर दूं विद ओवरऑल सम, तो ये मेरे पास वो चीज़ आ जाएगी। सवाए फॉर्मूले में एक चीज़ और भी है, ठीक है। तो फॉर्मूला ओवरऑल बनता है 1 माइनस समेशन ऑफ कि आप कितने k पे करना चाह रहे हैं, जो i हमने इधर रखा हुआ है, i इज इक्वल टू 1 टू k, ठीक है। तो आपने इतनी एंट्रीज जमा की डिवाइड बाय टोटल जो एंट्रीज जमा की, ठीक है। तो वो जो आपके पास नंबर आएगा वो वही नंबर आएगा जो हमें यहाँ से मिलना था पूरा एल्गोरिथम चला के। इसमें आपने हर दफ़ा दोबारा u निकालने थे और हर दफ़ा उनके हिसाब से करना था, उसके बजाय इधर हमने एक ही दफ़ा जो SVD चलाया था, जो जिसने n तक हमें u वैसे ही दे दिए हुए थे, ठीक है। आपने उसमें से जो S वेक्टर आए, जो S एरे आई, उसके ऊपर सिंपल ये किया कि इसके डायगोनल एंट्रीज को उठाया। डायगोनल एंट्रीज में आपने कहा कि यार k ओवर n हमने निकालना है, तो k को सम करो डिवाइड बाय सारे n को सम करो और वो जो भी आएगा उसको 1 में से माइनस कर दो, तो आपके पास यही नंबर आ जाएगा, दीज आर इक्वलेंट, ठीक है। तो इसमें आपको एक दफ़ा चलाने के बाद सिंपल जो कैलकुलेशन है वो बड़ी इजी हो जाएगी कि आपको बार बार ये पूरी कंप्यूटेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप सिंपली S की बेस पे, S मैट्रिक्स की बेस पे ये कंप्यूटेशन कर लें। सो बेसिकली आप क्या करना चाह रहे हैं, पिक स्मॉलेस्ट k जो कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो आप अब इस वाली मैट्रिक्स में 1 से स्टार्ट और बढ़ाते जाएं और ये फिर आप एक ही दफ़ा कैलकुलेट कर लें कि वो कौन सा k है जिसके ऊपर ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी होती है। मुझे सबसे 1 2 3 4 ट्राई किया, 10वें पे आपको पता चला कि ये पूरी होगी, आपने कहा ये मेरा काम हो गया, ठीक है। अगर वो 10,000वें में पूरी होगी तो आपने कहा कि ये 10,000 पे पूरा हो गया, ठीक है। वहाँ पे फिर आपके अब डिसीजन होगा कि आपको पता चला कि यार मेरा था भी 10,000 डायमेंशन का और वो 9,999 पूरा हो रहा है, तो आपका तो एक ही फीचर कम हुआ। इसका मतलब है कि डेटा में वो सारे के सारे फीचर इंपॉर्टेंट थे। हो सकता है अब आप डिसीजन लें कि मैं 99% के बजाय 95% पे चला जाऊँ। हो सकता है आप डिसीजन लें कि यार अगर सारे फीचर इंपॉर्टेंट है तो सारे फीचर्स को ही रखो, ज़्यादा टाइम लगता है तो लगने दो, ठीक है। तो अब ये अब आपकी एज अ मशीन लर्निंग एक्सपर्ट चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ ये है कि ये उससे रिलेट करती है कि हमने पहली एग्जांपल पढ़ी थी कि जिसमें हम इसको कंप्रेशन के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब कंप्रेशन थी, लेट से इमेज था, 2 डायमेंशन थी, उसको कंप्रेस करके हम 1 डायमेंशन में किसी तरह ले आए, लेकिन असल इमेज तो 2 डायमेंशन में ही था, जिसको दिखाना है उसको तो वो 2 डायमेंशन में दिखाना है। तो आप वापस कैसे जाएं, ठीक है, उसे वापस भी तो कंस्ट्रक्ट, यानी z से वापस x भी कंस्ट्रक्ट कर सके, तो वो कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने अगर इन z's को इधर मतलब इन एक्सेस को इस z पे मैप कर दिया था, तो इससे अगर आप वापस जाना चाह रहे हैं तो आप ये चाह रहे हैं बेसिकली कि आप ये वाली लाइन पे इनको दोबारा प्लेस करके x1 और x2 निकाल लें। तो ऑब्वियसली जब आप इधर से इस तरफ आ गए तो वापस आप एग्जैक्ट जगहों पे तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये वाली इंफॉर्मेशन तो आपने लूज कर दी है। अब आप पॉइंट पे ले आए ना इनको, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर वापस ले जाए, ठीक है। तो उन्हीं पॉइंट्स पे वापस लेके जाया जा सकता है, और उसके लिए आप क्या करते हैं, आप बेसिकली ये कर सकते हैं कि हमने x अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए क्या किया था,
यू ट्रांसपोज को एक्स से मल्टीप्लाई किया था। अगर आप z से x वापस निकालना चाहते हैं तो आप u रिड्यूस को z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो उससे आपके पास एक x अप्रॉक्सीमेट ये वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो वापस जाने के लिए आप अगर आप u को बगैर ट्रांसपोज के z से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये चीज़ आ जाती है, ठीक। तो ये करना है। तो ये आपका n बाई k था, ये k बाई n बनता है, तो आपके पास n बाई 1, तो आप वापस n डायमेंशन में चले गए और आपके पास ये वापस मैपिंग है। तो ये इसको हम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं फ्रॉम कंप्रेस्ड वेवफॉर्म, ठीक है। तो आपके पास लेट से 10,000 डायमेंशन का डाटा था, आपने उसको 1000 डायमेंशन में लेके गए, लेकिन आपको ओरिजिनल उसी 10,000 डायमेंशन में उसको रीमैप करके देखना था कि वहाँ पर ये वाले किस किस जगह पे आते हैं। तो आपने ये काम करना है फिर कि आपने u को वापस उससे मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो वो आपके पास वो उसी सरफेस पे आएंगे, यानी ओरिजिनल डाटा रिकवर नहीं हो सकता जब वंस यू कंप्रेस, ठीक है, क्योंकि वो आपने लूज कर दिया है। लेकिन उस सरफेस पे आप एनडी में वापस चले जाएंगे, जिस तरह हम इधर गए हैं 2D में, ठीक है। कि आपको इस लाइन के बजाय इधर चाहिए था, तो वो आपका काम हो जाएगा। ओके जी, सो हम लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं कि पीसीए को अप्लाई करने की थोड़ी सी एडवाइस। तो बिल्कुल आज हम टाइम पे बड़ा अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। हमारा एक क्लास में जितना कवर करना था उसके हिसाब से ठीक जा रहा है। टिपिकली मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग में हमारा जो पीसीए का ज़्यादा यूज़ केस है वो स्पीड अप करने के लिए लर्निंग को, कि ओरिजिनल डाटा था हमारा ज़्यादा, उसमें एक्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट से आपका जो एक्स था वो 10,000 डायमेंशंस का था, विच इज़ वेरी लाइकली। मिसाल के तौर पर आपका एक्स जो था वो 100 बाय 100 का इमेज था, ठीक है। तो 100 बाय 100 10,000, अगर ग्रे स्केल इमेज है जो कि 100 बाय 100 है और ये सारे आप एज अ फीचर ले रहे हैं हर पिक्सल को, तो ये आपके पास 10,000 इनपुट आ गए, ठीक है। तो आपके पास अनलेबल्ड डाटा सेट था 10,000 का, ठीक है। तो आपने क्या किया, शुरू में वॉइस को अलग कर दिया और एक्सेस को उठा लिया, उनके ऊपर पीसीए लगाया और आपने कह दिया कि लेट से मैं 10,000 के बजाय उनको 1000 डायमेंशन में ले आऊंगा, तो आपके पास z ऑफ 1 अप टू m आ जाएंगे, ठीक है। तो ये x ऑफ 1 अप टू m थे, अब ये z ऑफ 1 अप टू m आ गए, मगर ये जो एक्सेस थे ये 10,000 डायमेंशन के थे और ये जो z थे ये 1000 डायमेंशन के हो गए, तो इनकी डायमेंशन रिड्यूस होगी, ठीक है। अच्छा, अब जो नया ट्रेनिंग सेट बन गया वो आपके पास x के बजाय z से आपके पास बन गया। यही हम करना चाह रहे थे ना, कि उसके डायमेंशन कम करना चाह रहे थे, तो ये कम डायमेंशन के साथ हमारा ट्रेनिंग सेट बन गया। तो अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर इसको एज अ ट्रेनिंग सेट यूज करते हुए जो भी आपका ट्रेनिंग सेट था उसको अप्लाई करना है, ठीक है, और उस पर ट्रेन करवाना है, ठीक है। जब वो ट्रेन हो जाएगा उसके बाद आप जब टेस्ट सेट के ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर टेस्टिंग के लिए भी आपको उन एक्सेस को मैप करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग के लिए आपने वो टेस्ट सेट और क्रॉस वैलिडेशन सेट यूज नहीं करने। आपने क्या करना है कि इनको सिर्फ ट्रेनिंग सेट पे पहले करके उसको ट्रेन करना है, और बाद में यानी कि जो टेस्ट सेट और वैलिडेशन सेट हैं उनका इन जी की कैलकुलेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्योंकि यू निकल आए हुए हैं तो आप उनको मैप करके जी पे और उनसे निकाला करेंगे कि यार क्लासिफाई किस चीज़ में हो रहे हैं, राइट। तो यानी कि इनकी कंप्यूटेशन में टेस्ट और वैलिडेशन सेट यूज़ नहीं हो रहे, लेकिन जब आपने आखिर में अप्लाई करना है उस वक्त आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये टिपिकली हमारा यूज़ केस बनेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि जब आप इसको अप्लाई करें तो हमने 3 यूज़ केस पढ़ लिए हुए हैं। एक ये है कि कंप्रेशन, कि आप स्टोरेज को कम करना चाह रहे हैं। एक है स्पीड अप करना लर्निंग को, जो भी हमने जिस तरह केस देखा जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ केस बनेगा। फिर विजुअलाइजेशन के लिए भी, अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो टिपिकली के आप 2 या 3 रखते हैं, क्योंकि आप 2D या 3D में चीज़ को प्लॉट करके देख सकते हैं, उससे ज़्यादा में नहीं देख सकते। अगर आपने ये चीज़ करनी है तो फिर हम अमूमन जो दूसरा हमने तरीका पढ़ा है कि हम कितने % वेरिएंस रिटेन रख सकते हैं, उसका टारगेट रखते हैं और उसके हिसाब से के चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो टिपिकली आप परसेंटेज ऑफ वेरिएंस रिटेन के बेस पे अगर ये वाले केसेस हैं तब चूज़ करते हैं, और अगर आपने विजुअलाइज करना है तो फिर तो आपके पास ऑप्शन ही 2 या 3 के, ठीक है। कुछ यूज़ हैं बुरे पीसीए के, वो उनमें से 2 यूजेस हम देख सकते हैं। पीसीए
क्योंकि हमारी डायमेंशंस कम कर देती है, और हमने पहले ये पढ़ा हुआ है कि अगर आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा हों तो ओवर फिटिंग का चांस होता है, राइट। तो बाज़ लोग ये करने की कोशिश करते हैं कि ओवर फिटिंग को रिड्यूस करने के लिए भी PCA यूज़ करने की कोशिश करते हैं, मगर ये उसका अच्छा यूज़ नहीं है। ओवर फिटिंग को आपने अगर ख़त्म करना है तो आपको क्या करना चाहिए? रेगुलराइजेशन करनी चाहिए, ठीक है। इसको आप यूज़ करें फॉर सिंपली कि आपके अगर फीचर ज़्यादा हैं और आप उनको कम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ ऐसा काम कर लेंगे, ठीक है मैं 99% रिटेन करता हूँ, उसमें जितना भी मेरे पास काम हो गया ठीक है, और उसके बाद मैं रेगुलराइजेशन के ज़रिए कंट्रोल करूँगा कि ओवर फिटिंग ना हो। उसकी क्या वजह है? बुरा यूज़ इसको क्यों कह रहे हैं? बुरा यूज़ इसको इसलिए कह रहे हैं कि जो PCA है ना वो आपकी आउटपुट को देख ही नहीं रहा, वो सिंपल एक्सेस को देख रहा है और देख रहा है कि इनको मैं कितनी डायमेंशन से मैप कर सकता हूँ। तो आपने इसके अंदर जो चीज़ जो इन्फॉर्मेशन लूज की, हो सकता है वो Y निकालने के लिए यूजफुल हो, लेकिन क्योंकि आप Y को देख ही नहीं रहे थे, आउटपुट को देख ही नहीं रहे थे, इसलिए आपने उसको इग्नोर कर दिया। तो रेगुलराइजेशन ये नहीं कर रही, रेगुलराइजेशन जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन Y को भी देख रहा है, राइट। तो रेगुलराइजेशन इज अ बेटर वे टू कंट्रोल ओवर फिटिंग एज कंपेयर टू PCA, क्योंकि PCA जो है वो आउटपुट को देख ही नहीं, हो सकता है यानी वही छोटी सी इंफॉर्मेशन जो कि X और X अप्रॉक्स में थोड़ा सा ही फर्क हो, लेकिन वो जो थोड़ा सा फर्क है उसकी बेस पे आप कल को क्लासिफाई कर सकते हो ना कि ये चीज़ ये है या वो है, ठीक है। तो वो अगर इधर आता तो वो कॉस्ट फंक्शन में वो चीज़ खुद ही ऑटोमेटिकली एम्पलीफाई हो जानी थी, ठीक है, बिकॉज कॉस्ट फंक्शन जो है वो तो देख रहा था ना उसको, Y को भी, ठीक है, तो वो ख़त्म नहीं होनी थी, ठीक है, लेकिन वो इधर ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बुरा केस है कि हम इसको ओवर फिटिंग के तनाजुर में देखें। इसको हमने ओवर फिटिंग के लिए नहीं देखना है, इसको हमने डायमेंशंस कम करने के पर्सपेक्टिव से सिर्फ दें। दूसरा एक बुरा यूज़ ये होता है कि लोग जो है ना वो प्लान करते हैं, बाज़ का वो प्रोजेक्ट प्लान इस किस्म का बना देते हैं कि यार सबसे पहले जो मैंने मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करना है उसमें ट्रेनिंग सेट लूँगा, उसके बाद मैं PCA अप्लाई करूँगा ताकि डायमेंशंस को कम कर सकूँ, उसके बाद मैं जो भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन या आपने जो भी एल्गोरिदम लगाना था वो लगाऊँगा, और उसके बाद मैं टेस्ट करके देख लूँगा कि वो उसका जो भी हाइपोथेसिस आया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यही हमने टिपिकल स्टेप पढ़े हैं, लेकिन अब इसमें ना लोग बाज़ का अपनी प्लानिंग में पार्ट बना लेते हैं कि हमने PCA भी रखना है, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप पहले से प्लान करेंगे हमने PCA यूज़ करना है। आप क्या करें, आप पहले ये काम PCA के बगैर करें, ठीक है। हो सकता है कि आपको ज़रूरत ही ना हो PCA की, ठीक है, आप जिस प्रॉब्लम पे उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें ज़्यादा ट्रेनिंग टाइम लगता ही ना हो, ठीक है। तो लगता ही नहीं है तो आपने बिला वजह इसको करके क्या करना है, ठीक है। तो आप उसमें कोई इन्फॉर्मेशन भी लूज़ नहीं कर रहे होंगे और आपके ज़्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन हो रही होगी, ठीक है। आप PCA तभी यूज़ करें जब आपको लगता है कि आप जो करना चाह रहे हैं उसमें ये PCA हेल्प करेगा, और जो कि इस केस में टिपिकली ये होगा कि आपका ट्रेनिंग टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो तब आप कहेंगे कि यार थोड़े से फीचर्स रिड्यूस करें, लेकिन पहले से प्लानिंग का पार्ट ये ना बनाएं कि आप PCA की इम्प्लीमेंटेशन में लग जाएं, ठीक है। PCA की इम्प्लीमेंटेशन तभी करें जब आपको रिक्वायरमेंट आए, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो आज फिर मेरे थोड़े से 3 मिनट 4 मिनट